मैं थॉमस रो हूं, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत। मैं मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में व्यापार की संधि करने आया हूं। लेकिन इन मुगलों को क्या पता कि हम भारत सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं। लगभग 150 साल बाद वर्ष 1757। मैं हूं रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार है। 150 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे, सही मौके का, सही दरार का और सही विश्वासघात का। व्यापार ने हमें इस देश में जगह दी थी, अब तलवार हमें सत्ता दिलाएगी और शुरुआत प्लासी के मैदान से होगी। 23 जून 1757 एक नवाब 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में खड़ा था और सामने सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी। कागज पर देखें तो यह लड़ाई कभी हारनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कुछ घंटों बाद बंगाल हार चुका था। और सिर्फ बंगाल नहीं, हिंदुस्तान का भविष्य हार चुका था, क्योंकि उस सुबह तोपें चलने से पहले विश्वासघात चल चुका था। सिराजुद्दौला को अंदाजा तक नहीं था कि उनके अपने सेनापति पहले ही दुश्मन के साथ सौदा कर चुके हैं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दौर जहां व्यापारी शासक बन गए, जहां कंपनी ने साम्राज्य खड़ा कर लिया, जहां सोने की चिड़िया कहलाने वाला हिंदुस्तान धीरे धीरे लूट की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में बदल गया। लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को सिर्फ युद्ध से नहीं जीता, उन्होंने जीता साजिशों से, गद्दारों से, पैसे से, राजनीतिक चालों से और भारतीय शक्तियों की आपसी फूट से। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक ऐसा दरवाजा था जहां से भारत के इतिहास की दिशा बदलने लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी का हर अध्याय भारत के भविष्य को आकार देता नजर आएगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं उस समय में जब हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध राज्य बंगाल पर एक आने वाले तूफान की आहट सुनाई देने लगी थी। अंग्रेजों के राज से पहले से ही बंगाल दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता था। यह सिर्फ एक प्रांत नहीं था, यह दौलत का दिल था। ढाका की मलमल, मुर्शिदाबाद का रेशम, नदी व्यापार, जहाज निर्माण, धान की अंतहीन खेत। यूरोपीय व्यापारी बंगाल को कहते थे पैराडाइज ऑफ नेशंस। और इतिहास बार बार सिखाता है, जहां बेहिसाब दौलत होती है वहां बाहरी ताकतें जरूर पहुंचती हैं। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, डैनिश आए और फिर आए अंग्रेज। लेकिन धीरे धीरे एक कंपनी बाकी सबसे अलग दिखने लगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली कमजोर हो रही थी। प्रांतों के नवाब लगभग स्वतंत्र बन चुके थे। वर्ष 1717 में बंगाल के पहले नवाब बने मुर्शीद कुली खान। फिर अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाली। अलीवर्दी खान ने वर्षों तक मराठा हमलों से अपनी सत्ता बंगाल और बिहार में बचाए रखा। लेकिन जब भारतीय शक्तियां आपसी संघर्षों में उलझी थीं, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रही थी। किले बन रहे थे, निजी सेनाएं ज्यादा मजबूत और बढ़ाई जा रही थी, तोपें जमा की जा रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि व्यापार के नाम पर आई ये कंपनी बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदलने वाली है। असल विवाद कई साल पहले ही शुरू हो चुका था। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट दी थी, फर्रुखसियार फरमान के नाम पर। दस्तक ऐसे पास जिनसे कंपनी टैक्स दिए बिना व्यापार कर सकती थी। शुरुआत में यह सुविधा सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अधिकारियों ने इसका खुलकर दुरुपयोग शुरू कर दिया। यहां तक कि निजी व्यापार में भी अधिकारियों ने दस्तक का फायदा लेने लगे। वे टैक्स नहीं देते थे, जबकि भारतीय व्यापारी भारी करों के नीचे दबे हुए थे। बंगाल का खजाना कमजोर हो रहा था, स्थानीय व्यापारियों का गुस्सा बढ़ रहा था और कंपनी हर दिन पहले से ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। साल 1756 अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई और बंगाल का नवाब बना 24 वर्षीय मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। सिराज युवा था, जिद्दी था, भावुक और गुस्सैल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी। उसे अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं था और शायद उसे भरोसा करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सिराज गद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन उसके चारों ओर विरोध की परछाइयां पहले से मौजूद थीं।
दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार शुरू कर दिया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी की जा रही थी, दीवारें मजबूत हो रहे थे, तोपें लगाई जा रही थीं, सैनिक बढ़ाए जा रहे थे, और ये सब बिना नवाब की अनुमति के। सिराज समझ गया, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये चुनौती है, एक खुली चुनौती। उसने रोकना चाहा पर कंपनी नहीं रुकी, और फिर उसने फैसला किया, अब बहुत हो चुका। 20 जून 1756 सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। अंग्रेजों में भगदड़ मच गई, कई अधिकारी भाग निकले। फोर्ट विलियम पर अब नवाब का कब्जा हो गया, और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी सचमुच डर गई। उन्हें एहसास हो गया, अगर बंगाल मजबूत और स्वतंत्र रहा तो हिंदुस्तान में उनका सपना खत्म हो सकता है। और तब उन्होंने बंगाल भेजा एक ऐसा आदमी जो सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता था, वो दिमाग से साम्राज्य बनाता था, रॉबर्ट क्लाइव। और यहीं से इतिहास में पलाशी एक युद्ध से बढ़कर साजिश और गद्दारी का एक खेल बन जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत जल्दी एक बात समझ ली थी, उसे बंगाल की सेना को हराने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ इतना करना था कि बंगाल की सेना लड़ना ही बंद कर दे। और फिर शुरू हुई गुप्त बैठकों की लंबी रातें। बंद दरवाजों के पीछे धीमी फुसफुसाहटें होने लगी, सोने के सिक्के हाथ बदलने लगे, वफादारियां खरीदी और बेची जाने लगी। सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर, बंगाल का सेनापति। एक ऐसा नाम जो आज भी विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। वो खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था। उसके साथ था यार लुत्फ खान, बंगाल सेना का एक वरिष्ठ सेना नायक, महत्वाकांक्षी और सत्ता के बदलते समीकरणों पर नजर रखे हुए। और फिर थीं घसेटी बेगम, सिराजुद्दौला की मौसी, बंगाल की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक। सिराज के नवाब बनने से असंतुष्ट वो भी उसके विरोधियों के साथ खड़ी हो गईं। दूसरी ओर थे मेहताब चंद और स्वरूप चंद, जगत सेठ परिवार के मुखिया। सिर्फ बंगाल और हिंदुस्तान ही नहीं, शायद दुनिया के सबसे प्रभावशाली बैंकिंग घरानों में से एक। कहा जाता है कि नवाब बनने के बाद सिराज ने मेहताब चंद से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। इनकार करने पर भरे दरबार में उनका अपमान भी किया गया। उन्हें सत्ता से अधिक स्थिरता और अपने व्यापार की सुरक्षा की चिंता थी। और अब उनके पास सिराज को हटाने का एक निजी कारण भी था। षड्यंत्र में नदिया के राजा कृष्णचंद्र राय भी शामिल थे। फिर थे ओमीचंद और राय दुर्लभ। दरबार के कई प्रभावशाली अमीर और अधिकारी सिराजुद्दौला के उग्र स्वभाव और अनिश्चित निर्णयों से असंतुष्ट थे। और अंग्रेज, वे हर व्यक्ति को वही दे रहे थे जो वो सुनना चाहता था। किसी को पावर, किसी को धन, किसी को सुरक्षा का वादा। और इस पूरे षड्यंत्र को चलाने के लिए आवश्यक धन, उसका बड़ा हिस्सा जगत सेठ परिवार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन उस समय इनमें से कोई नहीं जानता था कि यह षड्यंत्र केवल एक नवाब को नहीं हटाएगा, ये बंगाल के भविष्य की दिशा बदल देगा, और उसके साथ हिंदुस्तान के इतिहास की भी। धीरे धीरे सिराजुद्दौला के आसपास साजिश का जाल फैलता गया। उनके कई भरोसेमंद लोग गुप्त रूप से अंग्रेजों के संपर्क में आ चुके थे। और सबसे दुखद बात, सिराज को इस साजिश की पूरी गहराई का अंदाजा नहीं था। जब तक सच्चाई सामने आई, तब तक इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। जरा सोचिए, युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी किस्मत लिखी जा चुकी हो। 23 जून 1757 की सुबह सिराजुद्दौला को अभी इसका एहसास नहीं था। पलाशी, जिसे अंग्रेजी में प्लासी कहा गया। एक तरफ बंगाल की विशाल सेना, करीब 50,000 सैनिक। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मुश्किल से 3,000 सैनिक। कागज पर देखें तो नतीजा साफ दिखता था, लेकिन फैसला तो पहले ही हो चुका था। युद्ध की तैयारियां अपने चरम पर थीं, तभी आसमान काला पड़ गया और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नवाब की सेना का बारूद भीग गया, तोपें और बंदूकें लगभग बेकार हो गईं, लेकिन अंग्रेज तैयार थे। उन्होंने अपना गोला बारूद बारिश से सुरक्षित रखा था। और फिर आया वो क्षण जिसने सिर्फ एक युद्ध का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला कर दिया। सिराजुद्दौला अपने सेनापतियों की ओर देखते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि अब मीर जाफर और उसके साथी आगे बढ़कर हमला करेंगे, लेकिन युद्ध भूमि में खड़ी हजारों सैनिकों की टुकड़ियां बस तमाशा देखती रहीं। ना कोई हमला, ना कोई मदद, ना कोई वफादारी। सिराज इंतजार करते रहे, और हर बीतते पल के साथ उन्हें एहसास होने लगा कि विश्वासघात हो चुका था।
अब युद्ध भूमि में बारूद से अधिक विश्वासघात का धुआं फैल चुका था। धीरे धीरे बंगाल की सेना टूटने लगी, सैनिक बिखरने लगे और कुछ ही घंटों में प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया। सिराजुद्दौला युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। लेकिन असली विजेता कौन था? ना मीर जाफर और ना ही बंगाल। असली पावर अब अंग्रेजों के हाथों में जा चुकी थी। 2 जुलाई 1757 सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और उसी रात उनकी हत्या कर दी गई। एक युवा और साहसी नवाब का अंत हो गया। लेकिन इसके साथ ही भारत के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से बढ़कर एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। लेकिन अंग्रेज सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत की किस्मत पर अपना अधिकार जमाने वाले थे। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का खजाना अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। सोना, चांदी, जागीरें, व्यापारिक अधिकार, अकल्पनीय दौलत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगने लगी। कई अंग्रेज अधिकारी रातों रात अमीर बन गए। रॉबर्ट क्लाइव भी। साल 1772 में रॉबर्ट क्लाइव पर ब्रिटेन में भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और बंगाल से अपार संपत्ति जुटाने के आरोप लगे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने तब माना। बंगाल की संपत्ति देखकर वो हैरान रह गया था, मगर ब्रिटिश संसद ने उसके देश के प्रति योगदान का हवाला दिया और उसे बरी कर दिया। लेकिन बंगाल में प्लासी के बाद जो शुरू हुआ, ये बंगाल की संपत्ति की एक सिस्टमैटिक लूट थी। कहा जाता है प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद लूटे गए खजाने को ले जाने के लिए लगभग 200 छोटी नावें और जहाज गंगा के रास्ते कलकत्ता भेजे गए और वहां से बंगाल की दौलत समुद्र पार लंदन पहुंचने लगी। कई इतिहासकार मानते हैं कि बंगाल से लूटा गया ये धन ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गति देने में एक महत्वपूर्ण ईंधन साबित हुआ, मगर इसकी कीमत बंगाल के लोगों ने चुकाई। 1757 के बाद बंगाल में नवाब के नाम पर संगठित आर्थिक शोषण का एक नया दौर शुरू हुआ। मीर जाफर जल्द समझ गया वो सिर्फ एक कठपुतली है। जब वो कंपनी की मांगे पूरी नहीं कर पाया, उसे हटा दिया गया। गद्दी पर बिठाया गया मीर कासिम को। कंपनी अब सत्ता हासिल करने का एक खतरनाक फॉर्मूला सीख चुकी थी। राजा को सामने बिठाओ, पीछे से नियंत्रण करो और जो विरोध करे उसे बदल दो। और यही फॉर्मूला बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाला था। लेकिन इस बार सामने कोई गद्दार मीर जाफर नहीं था। एक ऐसा नवाब था जो अंग्रेजों की शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं था। मीर कासिम ने फैसला कर लिया था, या तो सत्ता वापस ली जाएगी या फिर लड़कर खोई जाएगी। जल्द ही बंगाल, अवध और मुगल सल्तनत की ताकतें एक ही मोर्चे पर आने वाली थीं। यदि आप इतिहास को सिर्फ घटनाओं की तरह नहीं बल्कि शक्ति के खेल की तरह समझना चाहते हैं, टाइम ट्रैक को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि प्लासी में अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया था, लेकिन अब उन्हें 3 शक्तियों के संयुक्त प्रतिरोध का सामना करना था। गंगा के किनारे एक और युद्ध पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक दिशा तय करने वाला था। दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल है और इस पर आपकी राय जानना जरूरी है। आपके अनुसार प्लासी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? मीर जाफर की गद्दारी, 24 वर्षीय युवा सिराजुद्दौला की गलतियां या अंग्रेजों की रणनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बंगाल पर कब्जा हो चुका था, अब बारी थी पूरे हिंदुस्तान पर नियंत्रण की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दीजिए।